सरकार ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है, 12 लाख रुपए की टैक्स स्लैब कर दी गई है। तो इस टैक्स स्लैब को कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप मानते हो कि ये वाकई में ये उतना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आएगा मार्केट में, लोगों को हेल्प करेगा, मतलब हर तबके के लोग को, चाहे वो मिडिल क्लास हो, एलीट क्लास हो या हमारे जो बिलो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, या फिर जैसे कई लोगों का कहना है कि सिर्फ एक मिथ ही और कहीं ना कहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। टैक्स फ्री तो कुछ भी नहीं है। जहाँ पे वर्ड फ्री आ जाता है ना, आप ध्यान से याद रखिएगा मेरी बात, ये लोगों को मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ कि जो चीज़ फ्री है वहाँ पे प्रोडक्ट आप है। मतलब फ्री जो नेम है, जो फ्री वर्ड है, वो वोकैबुलरी में कहीं है नहीं, कभी भी नहीं है। तो 1991 के बाद एकदम से पॉलिसीज़ चेंज होना शुरू हुई। प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया गया, बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया गया, फॉरेन कंपनीज़ इंडिया में आके इन्वेस्ट करना शुरू हुई। और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल के 2025 तक एक बड़ा समंदर बन गई एक नदी से। उससे पहले का जो हमारा बजट हुआ करता था वो बहुत लिमिटेड था। डिफेंस, रेलवे, कंज्यूमर, it was very small category, but now we have a very huge budget for every single thing. Like digitalization के आने के बाद तो और भी ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं, especially after 2016 demonetization, GST का implementation। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, और आप देख रहे हो चैट अनलॉक। वैसे तो हम लोग हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, बट आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ना, बड़ा अलग, और मैं कहूँगा हर इंडियन से जुड़ा हुआ है, हर भारतीय से जुड़ा हुआ है। तो हम बात करेंगे हर आदमी की पॉकेट की, पैसों की, पैसा कहाँ से आता है पॉकेट में, पैसा कैसे जाता है पॉकेट से। तो आज की जो डिस्कशन है वो है बजट 2025। बिकॉज आप देखिए कि जो इस बजट की हाईलाइट है उसकी टैक्स स्लैब, 12 लाख रुपए की सरकार ने टैक्स स्लैब अनाउंस किया, और कई लोगों का मानना है कि बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी स्टेप है जो गवर्नमेंट ने दिए हैं। वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक मिथ है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और आज की इस डिस्कशन को ज्वाइन कर रही हैं पलक देव, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बड़ी जानी मानी एडवोकेट हैं। फाइनेंशियल और कमर्शियल सेक्टर में काफ़ी बड़ा नाम है इनके, बड़े बड़े केस सुलझा चुकी हैं, और इसके बारे में आज हम उनसे डिस्कशन करेंगे। पलक, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो पे। हाय रजनीश, थैंक यू सो मच मुझे इस शो पे इनवाइट करने के लिए और इस डिस्कशन का पार्ट बनाने के लिए। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स आई वुड से। बैंकिंग से ज़्यादा मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। आई थिंक मेरा फेवरेट टॉपिक है, और मैं आज की डिस्कशन इस मामले में बहुत अमेजिंग होने वाली है, बिकॉज़ जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा बिल्कुल भी कोई कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, एंड इट विल बी मोर लाइक अ टीचर स्टूडेंट थिंग टू यू, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई दैट आई हैव ऑल द आंसर्स। तो आज की जो डिस्कशन है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। पलक ने बिल्कुल सही बोला कि जो आज की डिस्कशन है, आई एम टोटली रॉ अबाउट द एंटायर थिंग। मुझे टैक्स स्लैब के बारे में, बैंकिंग के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। इवन जब मैं डिजिट्स देखता हूँ, जब मैं बैंकिंग या इसके बारे में बात करता हूँ, इससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में, जैसे तारे ज़मीन में वो तारे चमकना शुरू हो जाते हैं, तो मेरे पास साथ भी कुछ वैसे एक्सपीरियंस होते जाते हैं आप। तो आज के एपिसोड में पलक मेरी टीचर हैं, तो टीचर से आज जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा बड़े रैंडम और बड़े ही, मैं कहूँगा, अटपटे क्वेश्चन पूछूंगा, और कहीं ना कहीं शायद आपको भी हेल्प करेंगे। बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा रैंडम एक तकवा है लोगों का, वो उतनी जानकारी रखता है जितनी कि मुझे है। तो पलक, आज के बारे में हम लोग तो पलक, आज के शो में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, शुरू करते हैं मेन पॉइंट से, सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं हम लोग, कि जो आज बजट की हाईलाइट है 12 लाख रुपए का टैक्स स्लैब। इस स्लैब को बड़ा ही रेवोल्यूशनरी स्टेप माना जा रहा है गवर्नमेंट से। जैसे ये टैक्स स्लैब अनाउंस होता है, हर जगह मीडिया में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एकदम से फ्लड आ जाते हैं कि सरकार ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है, 12 लाख रुपए की टैक्स स्लैब कर दी गई है। तो इस टैक्स स्लैब को कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप मानते हो कि ये वाकई में ये उतना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आएगा मार्केट में, लोगों को हेल्प करेगा, मतलब हर तबके के लोग को, चाहे वो मिडिल क्लास हो, एलीट क्लास हो या हमारे जो बिलो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, या फिर जैसे कई लोगों का कहना है कि सिर्फ एक मिथ ही और कहीं ना कहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। रजनीश, इस टॉपिक पे आई विल टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पिछले कुछ सालों के आप बजट देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे हैं, जहाँ पे टैक्स स्लैब्स बढ़ रही हैं। पर इस बार के बजट में जो खासियत है टैक्स स्लैब,
टैक्स स्लैब्स ही कह रही हूँ मैं, टैक्स स्लैब्स हर बजट में बढ़ाई जा रही हैं, बट ये अचानक से टैक्स स्लैब्स बढ़ाने का कारण क्या हो सकता है? आपको लगता है कि ये लोगों के लिए या मिडिल क्लास सेंट्रिक है? बट मुझे ये लगता है कि दिस इज़ ओनली गवर्नमेंट सेंट्रिक, दिस इज़ नॉट फॉर द मिडिल क्लास. मिडिल क्लास की बाइंग कैपेसिटी आप बढ़ा रहे हैं, बट उनकी इनकम कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी उस चीज़ से? आप अचानक से ज़्यादा खर्च करना शुरू होंगे, ज़्यादा कमाना नहीं. कमा तो आप जो रहे हैं वो रहे ही हैं, उस पर आप टैक्सेस पे कर ही रहे हैं. थोड़े बहुत आप उससे टैक्सेस बचा लेंगे तो आप उस पैसे को कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करेंगे. तो एंड यूज़र कौन कमा रहा है? गवर्नमेंट. मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने एक कुछ ऐसा चीज़ प्लान किया, मैं कहूँगा एक दाना फेंका है जिससे लोग अपनी रियल इनकम बाहर दिखाएं कि इतना पैसा कमा रहे हैं, बिकॉज अब तो टैक्स फ्री है हमारे लिए. टैक्स फ्री तो कुछ भी नहीं है. जहाँ पे वर्ड फ्री आ जाता है ना, आप ध्यान से याद रखिएगा मेरी बात, ये लोगों को मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ कि जो चीज़ फ्री है वहाँ पे प्रोडक्ट आप हैं. ओके. ये चीज़ फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत कम लोग समझाएंगे आपको कि जब कुछ फ्री है तो प्रोडक्ट आप खुद हैं, बिकॉज वो देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड. मतलब फ्री जो नेम है, जो फ्री वर्ड है, वो वोकैबुलरी में कहीं है ही नहीं, कभी भी नहीं. आप खुद सोचिए कि गवर्नमेंट अपना नुकसान करके लोगों का फ़ायदा कर सकती है? एज अ होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट को लोगों के हिसाब से टैक्स पॉलिसीज़ बनानी चाहिए. आप ध्यान से सोचिए तो MSME के लिए 20,000 करोड़ सैंक्शन हुआ था पिछले बजट में. कहाँ है वो पैसा? अगर वो एक्चुअली में MSME में इन्वेस्ट किया गया होता तो आज एम्प्लॉयमेंट और बढ़ गई होती. बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता ही जा रहा है. क्यों? क्योंकि MSME सेक्टर सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट सेक्टर है. बैंक्स वल्चर्स की तरह MSME को खाने पे लगे हुए हैं. देयर इज़ ज़ीरो रिलीफ टू देम. अगर उनको एक्चुअली में रीस्ट्रक्चरिंग पॉलिसीज़ दी जाएं, रीस्ट्रक्चरिंग को मैं थोड़ा सा लोगों के लिए आसान कर देती हूँ बताना, कि अगर जब फाइनेंशियल क्रंच आता है एक इंडस्ट्री में तो बैंक को उसे हेल्प करना चाहिए. बट बैंक हेल्प करने के बजाय क्या करता है? एसेट्स बेच दो, इसको खाली कर दो, बिल्कुल इसको बैंकरप्ट कर दो. उससे फ़ायदा किसको है? आप इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़, लोग 500 700 एम्प्लॉयज़ एकदम से ले ऑफ हो जाते हैं, नुकसान ही नुकसान होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता इन सब चीज़ों का. पलक, बात करते हैं वापस, हम बजट के ऊपर आते हैं. ये तो सचमुच आज की डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है. बट मैं थोड़ा सा ना बजट के बारे में आपसे और थोड़ी क्लैरिटी लेना चाहूँगा. अब हम बजट की बात करते हैं. 1991 के बाद जो बजट आए हैं उसको हम लोग मॉडर्न बजट बोलते हैं, क्योंकि 1991 से पहले जो बजट होते थे बड़े सिंपल बनाए जाते थे. डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को ध्यान में रखा जाता था, डोमेस्टिक बिजनेस को ध्यान में रखा जाता था, लोगों को ध्यान में रखा जाता था. मोर ओवर कैश पॉलिसीज़ ज़्यादा थी. सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को या फिर दूसरे जो कर्मचारी थे उनको कैश में पैसा दिया जाता था. 1991 के बाद डिजिटल को प्रमोट किया गया. PV नरसिम्हा राव जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस सरकार से, मनमोहन सिंह जिन्हें कि फाइनेंशियल गुरु कहा जाता है, जिन्हें कि फाइनेंशियल एक उन्होंने मार्क सेट किया है फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में. तो 1991 के बाद एकदम से पॉलिसीज़ चेंज होना शुरू हुई. प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया गया, बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया गया, फॉरेन कंपनीज़ इंडिया में आके इन्वेस्ट करना शुरू हुई. और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल के 2025 तक एक बड़ा समंदर बन गई एक नदी से. तो क्या लगता है आपको 1991 वाले बजट और 2025 वाला जो बजट है वो फॉलो हो रहा है या कहीं ना कहीं इसमें मॉडर्नाइजेशन हुई है? 1991 बजट से मैं थोड़ा सा शुरू करूँगी. 1991 से पहले के बजट्स और बाद के बजट्स, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इंट्रोड्यूस हुई 1991 में. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एक तरह से हमारे इकोनॉमिक सेक्टर को चेंज करने वाले हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि कैसे उन्होंने हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी को चेंज किया, कैसे उन्होंने इंडिया को एक फाइनेंशियल पावर बनाया. सो उससे पहले के जो हमारा बजट हुआ करता था वो बहुत लिमिटेड था. डिफेंस, रेलवे, कंज्यूमर, इट वाज वेरी स्मॉल कैटेगरी. बट नाउ वी हैव अ वेरी ह्यूज बजट फॉर एवरी सिंगल थिंग. लाइक डिजिटलाइजेशन के आने के बाद तो और भी ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं, स्पेशली आफ्टर 2016 डीमोनेटाइजेशन, GST का इम्प्लीमेंटेशन,
बट मैं 1991 से सबसे पहले शुरू करती हूँ. डू यू रिमेंबर छोटे होते अंकल चिप्स खाते थे? अंकल चिप्स का वॉज अ होम ग्रोन कंपनी, इंडियन ब्रांड था. या अंकल चिप्स वॉज एन इंडियन कंपनी. 1991 में आया पेप्सिको, लेज आए एंड अचानक से लेज ने क्या किया, आई मीन पेप्सिको ने क्या किया, अपना शेयर कम रखते हुए, प्रॉफिट शेयरिंग कम रखते हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स को लालच दिया कि उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा. तो उस लालच में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ज़्यादा लेज लाने शुरू किए, कम अंकल चिप्स. बिकॉज वो MNC थी, बड़ी कंपनी थी, बिगर फिश, वो कम प्रॉफिट्स में भी सर्वाइव कर पा रही थी. इनफैक्ट वो लॉसेस में भी सर्वाइव कर पा रही थी. तो लॉसेस में भी चलते हुए उन्होंने अपना मार्केट इस्टेब्लिश कर लिया. जब उन्होंने अपना मार्केट इस्टेब्लिश कर लिया, लेज बिकेम अ वेरी पॉपुलर ब्रांड एंड धीरे धीरे अंकल चिप्स आने कम हो गए. अंकल चिप्स मतलब वो स्ट्रैटेजी जो अंग्रेज किसी टाइम पे बनाया करते थे, सेम स्ट्रैटेजी 1991 के बाद अप्लाई की, यहाँ पे भी अप्लाई हुई. अब मतलब फितरत बदली नहीं, फितरत हुई थी. बिल्कुल. सो अब जो FDIs जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही थी, उन्होंने धीरे धीरे करके होम सेक्टर को बिल्कुल ख़त्म कर. यू रिमेंबर वर्धमान? हाँ, एक कंपनी हुआ करती थी वर्धमान. आज कहाँ है? मॉन्टी कार्लो कहाँ है? होम ग्रोन कंपनीज, जीन्स आती थी, आई हैव अरविंद मिल्स या बड़े यस मिल्स, यस, ऑल दोज टेक्सटाइल मिल्स एंड एवरीथिंग, दे वैनिश्ड. कहाँ गए वो इतने बड़े बड़े नाम? सब कुछ हैज़ बीन टेकन ओवर बाय ब्रांड्स. आज हम एडिडास, नाइकी, फॉर दैट मैटर लीवाइज, एंड हम सब उसकी तरफ चलते हैं. और बाटा और लिबर्टी कहीं ना कहीं गायब हो रहा है. तो गायब हो रहा है. आप कितने स्टोर्स देखते हैं, एंड धीरे धीरे करके दे हैव टू बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव. बट उतना क्वालिटी में डिफरेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रांड बाइंग कल्चर 91 के बाद कितना इंक्रीज़ हुआ है. आपने और मैंने, वी हैव ग्रोन अप इन दैट एरा, सो हमने वो देखा है. अचानक से कैसेट्स से सीडीज़ से डिजिटलाइजेशन में, फ़ोन्स से हमने अब धीरे धीरे करके टैब्स एंड एवरीथिंग, मतलब बढ़ता ही जा रहा है हमारा कंज्यूमरिज्म. FMGC इज़ द सेक्टर दैट हैज़ रिजन ड्रास्टिकली. तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग जो बजट है डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को सपोर्ट नहीं करता. हाँ, छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए आई थिंक टैक्सेस कम होने चाहिए, एंड उनके लिए स्लैब्स डिफरेंट होनी चाहिए. आप एक स्लैब में सबको फिट इन नहीं कर सकते. देयर हैज़ टू बी अ डिवाइड, बिकॉज अदरवाइज एक टाइम ऐसा आएगा जब मिडिल क्लास भी रहेगी ही नहीं. सिर्फ 2 क्लासेस रह जाएंगी, एक एलीट, एक पुअर. ओके. आपने काफ़ी कंट्रीज़ में ये चीज़ देखी भी होगी, साउथ अफ्रीका एंड ऑल में भी ये चीज़ है. लाइक ईदर देयर इज़ रिच और देयर इज़ पुअर, देयर इज़ हार्डली एनी मिडिल क्लास. सो मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिकली इंडिया शुड नॉट बिकम दैट, एंड उसके लिए गवर्नमेंट शुड स्टेप इन. जिन पॉलिसीज़ के गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट उस टाइम पे इन सब पॉलिसीज़ के अगेंस्ट थी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन. और आज के टाइम में देखिए FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, डिफेंस सेक्टर में दे हैव इंक्रीज्ड टू सच एन एक्सटेंट. इंटायर डिफेंस सेक्टर इज बीइंग रन बाय प्राइवेट कंपनीज. कैन यू बिलीव दैट? ये कांग्रेस के टाइम पे कभी भी नहीं था, बट अब है. एंड समहाउ ये अच्छी चीज़ नहीं है. पलक, हम बात करते हैं बजट को लेके, जैसे कि हमारा तो देखो लार्जली बिकॉज इंडिया इज़ डोमिनेटिंग बाय मिडिल क्लास लार्जली. तो मिडिल क्लास जो तकवा है, अब एक आम आदमी की बात करूँ मैं, अगर मिडिल क्लास हूँ तो मेरी क्या है एक चीज़ रहेगी कि मेरे पास एक घर हो, बिल्कुल, एक गाड़ी हो, बिल्कुल, ठीक है, और मोर ओवर हमारा फेवरेट गोल्ड हो, है ना, जिसकी मैं तो कहूँगा कि ये अब कहीं ना कहीं महिलाओं को लेके नहीं, इवन पुरुष भी काफ़ी गोल्ड पहनना पसंद करते हैं. आपने काफ़ी अच्छा खासा गोल्ड पहन रखा है. तो कहीं ना कहीं गोल्ड का जो ट्रेंड है बढ़ता जा रहा है. तो ये जो बजट है हमारा, आपका बजट, ये 12 लाख की स्लैब और कहीं बड़े आकर्षित जो स्कीम्स हैं बजट में प्रस्तुत की गई हैं. तो आपको लगता है कि जो घर, गाड़ी और एक गोल्ड वाला जो सपना है कहीं ना कहीं पूरा होता दिखेगा इस बजट से? मुझे ये नहीं लगता. ओके. आप पिछले कुछ टाइम का हम रिकॉर्ड देखेंगे, 2022, 2023, 2024 एंड 2025. ओके. प्रेजेंट ईयर तक, पिछले 3 साल में, you remember 2022 में gold was like 45,000 something. Absolutely. It's nearly 90,000 today.
almost double, in fact more than double now. So are you seeing the तो drastic difference? रीजन क्या है, मतलब एकदम से गोल्ड? इन्फ्लेशन, आप लुक एट द इन्फ्लेशन. ओके. कंज्यूमर डिमांड से इन्फ्लेशन बढ़ती है. अब ये टैक्स स्लैब मैं लोगों को थोड़ा सा इसमें भी समझाना चाहती हूँ. आपकी पॉकेट में जब पैसा ज़्यादा आता है तो आप सबसे पहले चीज़ें बाय करना चाहते हैं, बिकॉज हर किसी को ख्वाहिशें तो आज के टाइम में सबकी बहुत बड़ी हैं. इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स देख के वी ऑल वांट समथिंग, वी ऑलवेज वांट समथिंग. आज मेरे पास फ़ोन है, कल मुझे इससे ज़्यादा अच्छा चाहिए. आज मेरे पास ये कपड़े हैं, कल मुझे उससे ज़्यादा अच्छा चाहिए. आज मैं ये खा रहा हूँ, मुझे कल इससे ज़्यादा बेटर, ये नया रेस्टोरेंट खुल गया, वो नया क्लब. मुझे लगता है ह्यूमन साइकी है ये कहीं ना कहीं. कलयुग है ऑब्वियसली, राहु डोमिनेटेड सब कुछ है. तो कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव है. एंड सरकार की कोई गलती नहीं. नहीं, राहु की गलती है. नहीं. मैं अकेली इस चीज़ को प्लानिटरी उस पर नहीं डालूंगी. बट देन यस, गवर्नमेंट हैज़ अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले. गवर्नमेंट हैज़ टू क्रिएट डिफरेंट स्लैब्स फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, स्पेशली मिडिल क्लास के लिए. मुझे लगता है कि फ्रॉम 1990 में 50,000 रुपये पे कोई टैक्स नहीं होता था. ओके. आज 12 लाख पे हम कह रहे हैं कि कोई टैक्स नहीं है. 50,000 से 12 लाख. एंड इन्फ्लेशन रेट देखो आप, 1990 से अब तक में, उस टाइम पे 1 रुपये की जो चीज़ आती थी आज वो 100 रुपये की है. 100 टाइम्स द इन्फ्लेशन. एंड बच्चे भी आजकल वो 10 रुपये 5 रुपये की डिमांड नहीं करते हैं. हमें पॉकेट मनी कितनी मिला करती थी और आज के बच्चों को पॉकेट मनी तो सीरियसली पॉकेट मनी तो वर्ड ही नहीं पता. ये चीज़ चाहिए उन्हें, चीज़ें चाहिए और पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड बिकॉज पहले देयर वर मोर सिबलिंग्स एंड आजकल एक बच्चे को अफोर्ड करना इज़ मोर देन डिफिकल्ट. मिडिल क्लास के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है बच्चे पालना. तो पलक, जैसे कि ना अब आप देखिए कि सरकार भी अब मोर ओवर एक हम लोग कहेंगे सरकार अब सरकार नहीं रही, वो भी एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर की तरह ही काम करती है. जैसे लेटेस्ट हम एग्जांपल हम कुंभ का लेते हैं. कुंभ को सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब कुंभ इज ए केस स्टडी, किस तरह से सरकार ने उसको प्रेजेंट किया, किस तरह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और किस तरह से उसका एक अच्छा आउटपुट आया. होपफुली सरकार उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में या दूसरे पब्लिक वेलफेयर कामों में भी यूज़ करेगी. बट इट्स अ गुड एग्जांपल किस तरह से मतलब आप समझ सकते हो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा आउटपुट सरकार लेकर आई. आई हैव रिसेंटली, I'll share it with you and my viewers. सो द हिंदू की एक रिपोर्ट कहती है कि 7,500 करोड़ इन्वेस्ट करके गवर्नमेंट हैज़ अर्नड द रेवेन्यू ऑफ 3 लाख करोड़. वाओ, कैन यू बीट दैट? आई मीन इतना ड्रास्टिक जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ है महाकुंभ से, जो मुझे लगता है कि अगर डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ या एजुकेशन, हेल्थ केयर की तरफ सरकार लगाए तो entire UP can be transformed. I mean it can become one of the biggest. इसमें तो मैं कहूँगा कि हमें सरकार की तारीफ़ करनी चाहिए किस तरह से उन्होंने इवेंट को प्लान किया. इस एक मतलब आप मानोगे कि एक रीजनल इवेंट को पूरे नेशनल इवेंट बना के इंटरनेशनली उन्होंने बनाया. मतलब इट वाज लाइक अ इंटरनेशनल इवेंट. हर उसको बंदा उसको देख रहा था, हर बंदा उसके बारे में जानना चाह रहा था कि कुंभ है क्या, महाकुंभ है क्या. आई गेस सुनीता विलियम ने भी उसकी फोटोग्राफ की थी. आई हैव शेयर्ड इट विद यू बिफोर वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस. बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है, आप इंटरनेट पे सब लोग देखिएगा ज़रूर. शी हैज़ कैप्चर्ड सम पिक्चर्स फ्रॉम महाकुंभ एज सीन फ्रॉम द स्पेस एंड इट्स ब्यूटीफुल, वर्थ वॉचिंग. पलक, ऐसे एक कुंभ की तरह एक और एक्टिविटी होती है हमारी क्रिकेट को लेके, IPL. वो भी किसी कुंभ से कम नहीं है. बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस, मतलब दे इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट. तो everyone invests in IPL. I think every middle class also invests in IPL. Yes. If we see all these betting apps, yes. इन्होंने तो वो IPL में इन्वेस्ट करना, अपनी टीम क्रिएट करो, पैसे लगाओ एंड कमाओ, एंड स्कीम्स, पॉन्जी स्कीम्स. मेरे 2 क्वेश्चन है इसको लेके. प्लीज मैं आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे IPL का जो महाकुंभ चल रहा है, इसको भी मैं महाकुंभ ही कहूँगा इसको एक तरह से. बिकॉज हर एक्टर्स, चाहे वो शाहरुख खान हो, है ना, या फिर आप किसी बड़े सिंगर की बात कर लीजिए, करण औजला, बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहाँ पे परफॉर्म करते हैं. इवन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं और एक बड़ा इवेंट इसको बनाया जाता है. आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि IPL के बारे में कोई नहीं जानता होगा.
सोशल मीडिया ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स, हर जगह आईपीएल ही आईपीएल है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है जो बजट आया है, ये जो इन्वेस्टर जितना पैसा लगा रहे हैं, तो आईपीएल किस दिशा में जाएगा? मतलब ये प्रॉफिटेबल गेम रहेगा या फिर कहीं ना कहीं इसको भी हिट करेगी ये पॉलिसीज़? मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ कि किसको इसका फ़ायदा होगा, इन्वेस्टर्स को ऑफ कोर्स आईपीएल का बहुत फ़ायदा होगा। ओके। एवरीवन हैज स्टार्टेड, इट्स वेरी इजी टू इन्वेस्ट इनटू इट नाउ बिकॉज ऑफ दीज एप्स एंड एवरीथिंग। ओके। सो बट ये एप्स बहुत पॉन्जी स्कीम्स हैं, प्लीज़ बहुत ध्यान से इन पे इन्वेस्ट करिए बिकॉज इससे आप कमा नहीं रहे हैं, इससे इन्वेस्टर कमा रहा है। हाँ, जैसे ऐप्स के बारे में बात करें, आज के डेट में कई तरह की ऐप आना शुरू हो गई और देखो इस ऐप्स को बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े क्रिकेट स्टार प्रमोट करते हैं, है ना। अभी रिसेंटली आमिर खान की हमने ऐड देखी, बड़ी अमेजिंग ऐड है। मैं उसको तकरीबन जब भी आती है तो उसको स्किप नहीं करता, अदरवाइज़ लार्जली लोग क्या करते हैं कि ऐड को स्किप कर देते हैं, बट वो इतने खूबसूरती से बनाई गई ऐड है कि आपका ऐड बार बार देखने को मन चाहेगा। तो ये जो ऐप्स हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऑथेंटिकेशन को मार्क को टच करती हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं मतलब कि सरकार को फ़ायदा पहुँचाएंगी, या लोगों के लिए अच्छी ये चीज़? ये लोगों के लिए ये चीज़ तब अच्छी है जिसको ऑलरेडी फाइनेंशियल लिटरेसी है, फाइनेंशियल एजुकेशन है, वो ध्यान से कवर करता है, वो अपने रिस्क को देख के चलता है। बट जो लोग इस बारे में बिल्कुल अनजान हैं, वो एंड अप करते हैं बहुत सारा पैसा लूज़ करना, विच इज़ मुझे लगता है कि लोगों के लिए दिस थिंग इज़ नॉट गुड। दीज एप्स आर मोर लाइक पॉन्जी स्कीम्स, और इनमें इन्वेस्ट मत कीजिए बिकॉज ये आपकी पॉकेट से पैसा तो जा रहा है, बट आपको वापस उसका रिटर्न क्या आ रहा है ये हम सब जानते हैं। तो पलक, वापस घूम के उस चीज़ पे आते हैं, बजट के बारे में ऐसी चीज़ें आई हैं, पॉलिसी आई है ना। हर बार ये कहा जाता है कि मिडिल क्लास का खासा ध्यान रखा गया है बजट में, तो कहीं ना कहीं अब ये जो पॉलिसीज़ आ गई हैं, जो सारी चीज़ें आ गई, आपको लगता है कि इस बजट से मिडिल क्लास का कुछ ना कुछ भला होने वाला है, इस बार कुछ अच्छा आउटकम आएगा? मैंने पहले भी ये कहा कि बजट आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी को बढ़ा रहा है, पीपीपी जिसे हम कहते हैं। ओके। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमरेबल गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमरेबल गुड्स FMCGs जो हैं, उस सेक्टर को तो बहुत फ़ायदा है इस चीज़ से। सो मिडिल क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, FMCGs को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। कंपनीज़ लाइक हिंदुस्तान लेवर लिमिटेड, नेस्ले एंड ऑल, इन सबको इस चीज़ से इसका बहुत बेनिफिट होगा। बट एज अ कंज्यूमर आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस चीज़ का, इंस्टेड आपको नुकसान हो रहा है बिकॉज नाउ जैसे जैसे चीज़ें बहुत एक्सेसिबल होती जा रही हैं, आप और ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद रहे हैं रादर दैन सेविंग्स की तरफ आजकल कौन ध्यान देता है? आप खुद सोच के देखिए, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे सेविंग्स वाज अ ह्यूज पार्ट ऑफ देयर इनकम, एंड नाउ आवर generations after us, are we actually saving anything? We see a thing and we want to buy it. सेविंग को लेके पलक एक और भी चीज़ें थी, आजकल अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, अलग अलग तरह से ऐड की जाती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को प्रमोट करते हैं, पर ये जो स्टॉक मार्केट है रेगुलर डाउनफॉल इसका आ रहा है। मतलब आप देखिए कि मार्केट रिकॉर्ड तो अब उस डाउनफॉल है आज की डेट में, तो ये कहीं ना कहीं बजट का इम्पैक्ट है या फिर कोई और इम्पैक्ट है जो कहीं ना कहीं डाउनफॉल का कारण है? सबसे ज़्यादा एक्चुअली हर चीज़ का फ़र्क हमें कुछ सालों बाद पता लगता है। कोविड ने बहुत सारे सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। एज मैंने पहले डिस्कस किया, MSME की आप कमर तोड़ रहे हैं। अगर MSME की कमर टूटेगी तो पूरी की पूरी इकोनॉमी को फ़र्क पड़ेगा। इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, अगर सिनेरियो देखें, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी का भी सिनेरियो कुछ अच्छा नहीं है, बट यहाँ पे एक देश निकल के सामने आता है, दुबई, जहाँ की मुझे लगता है कि हर आदमी घर लेना चाहता है आज के टाइम में, हर आदमी घूमना चाहता है ना। और अगर मैं तो सीधा भारत का ही कंपेयर करूँगा इसके बाद, क्योंकि भारत में भी आजकल के डेट में बड़े मास्टरमाइंड लोग बैठे हैं जो बजट के ऊपर काम करते हैं। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, है ना, अलग अलग तरीके की वो पॉलिसीज़ प्रेजेंट करती हैं, और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमें इसका लाभ भी दिख रहा है, हमें कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी दिख रहा है। बट अगर हम ये पॉलिसीज़ दुबई के साथ कंपेयर करते हैं, है ना, तो कहाँ स्टैंड करता है हमारा इंडिया? बहुत डिफरेंस है हमारी और दुबई की इकोनॉमी में, मतलब आप ज़मीन आसमान का डिफरेंस निकाल लीजिए। दुबई की इकोनॉमी टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है। ओके। टूरिज्म से दे आर अर्निंग, देयर मेजर इनकम कम्स फ्रॉम वी गोइंग एंड स्पेंडिंग देयर।
ओके, आप खुद सोच के देखिए, उनकी अपनी जो पब्लिक है, लाइक जनता है, वो टैक्सेस नहीं पे कर रही है। मतलब लोगों में एक स्वैग भी हो गया, मैं शॉपिंग दुबई करने जा रही हूँ। एग्जैक्टली, मैं गोल्ड दुबई का पहन रही हूँ, तो मतलब एक तरह से एक ट्रेडमार्क सेट हो गया कि दुबई इज अ ट्रेडमार्क दिस डेज। बिल्कुल। सो दुबई ब्लिंग से उसको कनेक्ट कर दिया गया है। एवरीथिंग दैट इज ब्लिंगिंग हैज कम फ्रॉम दुबई। सो यू नो, क्योंकि वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, ब्लिंग दिखने में अच्छा लगता है, इसलिए हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होता है। आज हम दुबई की तरफ इसलिए आकर्षित हैं बिकॉज हर ब्लिंगी चीज़ आपको दुबई से आती हुई दिख रही है। बट हमारी इकोनॉमी और में और उनकी इकोनॉमी में, हमारे टैक्स रजीम में, उनके टैक्स रजीम में बहुत डिफरेंस है, और वो हम, मुझे नहीं लगता आने वाले 50 साल में भी कवर कर पाएंगे। बट अगर हम बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन करें, लाइक कनाडा एंड अमेरिका, दे हैव ह्यूज टैक्स रजीम्स, लाइक 30-35%, 40% तक टैक्सेस जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ हमारा इंडिया बेटर है? नहीं, अगर वहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा हैं तो लोगों को उतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं। मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ को ले लीजिए, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को ले लीजिए, एंड लाइक फ्रॉम एवरीथिंग टू एवरीथिंग, फ्रॉम व्हाट वी ईट टू व्हाट वी वेयर, हर चीज़ पे देयर आर फैसिलिटीज़, देयर इज़ समथिंग दैट इज़ बीइंग गिवन बैक टू द पीपल। यहाँ सिर्फ लिया जाता है, वापस दिया नहीं जाता। पलक, जो आप बात कर रहे हो ये 12 लाख रुपए वाली, मैं कहूँगा जो एक बहुत चॉकलेट है, इसको खाना चाहते हैं हम लोग। और समा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझसे एज ए एंड यूज़र मुझे लगता है कि 12 लाख रुपए से रिलैक्सेशन तो हमें मिली है, बिकॉज हम लोग टैक्स नहीं पे करेंगे। आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज मैं वैसा नहीं सोच सकता जैसे आप सोच रहे हो। तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहा था, अपने मेरा जो फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि मैं ना जब से मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था मेरे मन में था कि पूछूंगा ज़रूर मैं, ठीक है। मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत इंटरेस्ट है। तो अभी ईवीज़ आ रही हैं, इनफैक्ट अगर आप महिंद्रा की ईवीज़ देखोगे, वाओ क्या कार्स हैं। मैं खुद वो गाड़ी देखने गई थी, ब्यूटीफुल कार। मतलब लगता नहीं कि हम कोई डोमेस्टिक कार देख रहे हैं, कुछ ऐसे लगता है कि बड़ी फ्यूचरिस्टिक कार है, तकरीबन 6-7 साल पुरानी, तकरीबन 6-7 साल नई टेक्नोलॉजी लगती है, नई शेप, वो सारी चीज़ें। मतलब उसको देखते ही मन करता है कि इसे ले लो चाहे कीमत कुछ भी हो। तो एक और मुझे अपने लिए मतलब क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मुझे लगता है कि मेरे लिए एक हैप्पी न्यूज़ है कि अब लिथियम बैटरी पे जीएसटी की जो दरें हैं कम कर दी हैं सरकार ने। तो कहीं ना कहीं ईवीज़ सस्ती होने की संभावना है नियर फ्यूचर में? ईवीज़ सस्ती होने की संभावना, बेसिकली टैक्स रजीम में फ़र्क आया है इंडियन लिथियम बैटरीज पे। ओके, सो टाटा की गाड़ियाँ सस्ती होने की उम्मीद है। तो टाटा मतलब इंडियन ब्रांड यूज़ करता है? यस। तो टाटा के अलावा बाकी सब जो कंपनीज हैं वो चाइनीज़ बैटरीज यूज़ कर रही हैं। BYD, यू रिमेंबर BYD, बिल्ड योर ड्रीम, या तो उसकी बैटरीज यूज़ कर रही हैं। स्पेशली ये BXE जो आप देख के आए हैं, बहुत सुंदर गाड़ी, दे आर ऑल्सो यूजिंग चाइनीज़ बैटरीज। मतलब महिंद्रा की गाड़ी सस्ती होने वाली नहीं है? नहीं, टाटा सियारा का वेट करना पड़ेगा। ये तो तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। आई नो यू वांट टू बाय इट, बट आई थिंक हमें अपनी होम ग्रोन कंपनी को प्रमोट करना चाहिए। वी शुड वेट फॉर टाटा सियारा, एंड टाटा इज ऑल्सो लॉन्चिंग अनदर वेरी ब्यूटीफुल कार, वियना। हाँ, वियना। यस, सो वियना, ये ऐसे ही कुछ नाम है इसका। हाँ, सो वियना प्रॉबेबली हम उसके लिए भी वेट कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल कार, फ्यूचरिस्टिक कार, एज यू मेंशनड। दे आर कमिंग अप विद, मुझे लगता है कहीं ना कहीं महिंद्रा की कार्स का कंपटीशन होगा वो। बिल्कुल इंटरेस्टिंग। यस, और हो सकता है वो गाड़ी सस्ते भी मिले, वो उसके सस्ते होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यस, बिकॉज वो इंडियन फैक्टर है उसके बिल्कुल। पलक, एक चीज़ और, अब हमने इतनी सारी डिस्कशन कर ली, एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्या सजेशंस आप सरकार को देना चाहेंगे, या क्या सजेशन आप लोगों को देना चाहेंगे, रादर देन कि किस तरह से इस बजट का वो फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से इस बजट को अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से वो? मैं पहले सरकार वाला टॉपिक कवर करूँगी। बेसिकली इन्फ्लेशन के हिसाब से टैक्स रजीम उसी लेवल पे बढ़नी चाहिए। ओके, टैक्स स्लैब्स में जो रिबेट है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ओके, सो सरकार को उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, सो दैट एक्चुअली में बेनिफिट हो कंज्यूमर को उस चीज़ का।
बट उसके साथ साथ मैं लोगों को ये चीज़ समझाना चाहूँगी कि उनके लिए ये बजट तब फ्रेंडली होगा इफ़ दे स्टार्ट सेविंग मोर, ओके, इफ़ दे डोंट फॉल फॉर द ट्रैप कि आपके पास इनकम ज़्यादा हो गई है, इनकम टैक्स आप कम देना पड़ रहा है, तो डोंट गो बाय 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 बाय। वैसे भी एक राहु फैक्टर भी है, उसको भी ध्यान रखना है। अगेन एस्ट्रोलॉजिकली द एंटायर सिनेरियो पूरे दुनिया को इफेक्ट जो करने वाला है 29 मार्च को, एज वी हैड डिस्कस्ड, मतलब यहाँ भी एस्ट्रोलॉजी फैक्टर आ गया है। यस, सो दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ केओस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ओके, तो कहीं ना कहीं मतलब खर्चा सोच समझ के करने की, बिल्कुल, आज के टाइम में खर्चा बहुत सोच समझ के कीजिए। मेडिकल जो आपकी वो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है। प्लान योर फ्यूचर केयरफुली सो दैट आप फाइनेंशियल बजट का हम लोग फ़ायदा उठा सकें, और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। एग्जैक्टली। थैंक यू पलक, इतने इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की, और मोर ओवर मुझे तो बड़ा मज़ा आया आज की डिस्कशन करने में। रजनीश, मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने अपनी क्वेरीज आपसे पूछ ली हैं। गोल्ड, ऑटोमोबाइल, फेवरेट टॉपिक है। आई मीन आई कैन स्पीक ऑन इट फॉर अनदर 2 hours 3 hours 4 hours एंड आई विल नॉट बी बोर्ड ऑफ इट। हाँ, लोग बोर हो जाते हैं बिकॉज फाइनेंस हर किसी का सेक्टर नहीं है। नहीं, हमारे पास इनफैक्ट एक दो और टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग है, तो मैं चाहूँगा आप ज्वाइन करो उसको लेके। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप चाहें आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, बिकॉज इस पे मैं चाहूँगी कि लोग जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली लिटरेट हों, बिकॉज आज की जनरेशन को बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल सेक्टर ऐसा है कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो आज के टाइम में। वो बिल्कुल भी मुझे नहीं। लगता है एक बच्चे से भी जुड़ी हुई चीज़ है, वो एक 70 साल के आदमी से भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बिकॉज फाइनेंस में वो सारी कहीं ना कहीं वो चीज़ें छुपी होती हैं। आपने ये चीज़ नोटिस करी कि डिजिटलाइजेशन के बाद हमारी इकोनॉमी में ये एप्स एंड ऑल सारी आई, डिजिटल पे, एंड अगेन हमारी सरकार ने बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी तक को पूरी तरह बैन करने के बजाय रेगुलेट किया, बिकॉज एवरीवन नोज इट्स द फ्यूचर। तो बिटकॉइन वाला भी फैक्टर आपको लगता है कि मतलब सही है, बिकॉज कई कंट्री में इसको इतना एथिकल नहीं माना जाता, या इसको कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जो कि लीगल। यहाँ पे ही लोगों का फाइनेंशियली लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आज के टाइम में आप इग्नोर नहीं कर सकते इकोनॉमिक एजुकेशन को। इकोनॉमिक एजुकेशन, हम कहते थे छोटे होते, इतना मैथ्स पढ़ा दिया हमें, क्या फ़ायदा हुआ, हमने कौन सा उस पलक अभी ना हमने एक एपिसोड किया था डार्क वेब के ऊपर। डार्क वेब में काफ़ी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, और जहाँ पे बिटकॉइन जैसी करेंसीज को यूज़ किया जाता है। यस। तो आपको नहीं लगता ये बिटकॉइन जो फैक्टर है कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है? अगर फाइनेंशियली, अगर प्रॉपरली देखा जाए, अगर इसे रेगुलेट किया जाए, हमारी कंट्री में बिटकॉइन इज़ रेगुलेटेड, इट्स नॉट बैंड। ओके, जो कंट्रीज़ इसको रेगुलेट कर रही हैं बट फिर भी लोगों को यूज़ करने दे रही हैं, मुझे लगता है कि रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट है। क्लोज वॉच उस पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाजिरेक्स एक ऐप है, इंडियन ऐप, मिस्टर शेट्टी इज़ द ओनर ऑफ दैट वन। सो इट क्रैश्ड वेरी बैडली बिकॉज दे हैव बीन duped of millions of rupees, and that has affected the cryptocurrency market today in India. बहुत लोगों की इन्वेस्टमेंट्स फंसी पड़ी हैं उसमें। सिंगापुर में उनकी एक आर्बिट्रेशन चल रही है। ये अलग से एक बहुत लंबा टॉपिक है टू बी ऑनेस्ट, अगर इस पे जाना चाहें तो। बट क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट करके अगर यूज़ करें तो इट्स अ गुड टूल, बट अगर इसे अनरेगुलेटेड छोड़ दिया तो यस, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर हैं। ओके पहले क्विकली क्वेश्चन, मुझे पता है कि आपके पास समय की थोड़ी कमी है तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि अब हम लोग, इन्वेस्टमेंट एक फेवरेट सब्जेक्ट है हर आदमी का, मतलब मैं भी इन्वेस्ट करना चाहूँगा अपने फ्यूचर के लिए, है ना। हर आदमी चाहता है, चाहे वो 10,000 कमाता हो या 10 लाख कमाता हो या 10 करोड़ कमाता हो। तो इन्वेस्टमेंट में अब कहाँ फ्यूचर देख रही हैं कि जो बजट है हमें इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगा? बिकॉज अभी जो रेगुलर जो खबरें आ रही हैं, अब मार्केट डाउन जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज के बैंड बजी हुई है, तो इन्वेस्टमेंट को लेके, बिकॉज म्यूचुअल फंड आप देखो बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाए गए, काफ़ी सारी चीज़ें चलाई गई, बट वो मार्केट कहीं ना कहीं डाउन जा रही है। अभी तो ये साल की शुरुआत है मैं कहूँगा, तो ये इन्वेस्टमेंट इस साल में, इन्वेस्टमेंट मार्केट या फिर कह लो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का क्या हाल रहेगा इस बजट को देखते हुए? सी, स्टॉक एक्सचेंज को तो राइज करने में अभी बहुत टाइम लग जाएगा। अभी रिकवरी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और इस टाइम पे जिस हिसाब से हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस या स्टॉक मार्केट गिरी है, मुझे लगता है कि इतनी इजीली ये चीज़ रिकवर नहीं कर पाएगी। और ये बजट उसको रिकवरी में कितना हेल्प करता है, कुछ सेक्टर्स को हेल्प होगी ऑफ कोर्स, एज आई सेड
CGs, they will recover faster than all the other sectors. ऑटोमोबाइल सेक्टर को इस बजट से इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर आज तक ज़्यादा हिट नहीं हुआ है. पर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसी में होने के कारण मुझे लगता है कि अब स्टैग्नेशन आएगी एक लेवल तक. सो यस, लास्ट ईयर की अगर हम रिपोर्ट देखें ऑटोमोबाइल सेक्टर भी जैसा परफॉर्म कर रहा था वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जिन पे आज तक कभी डिस्काउंट नहीं आए थे आज के डेट में वो इजीली अवेलेबल है और डिस्काउंट भी ऑफर होना शुरू हो गए हैं. रियल एस्टेट ने एक टाइम पे बहुत बड़ा हिट लिया था. इफ़ यू रिमेंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड रियल एस्टेट ने एक टाइम पे बहुत बड़ा हिट लिया था. अब मुझे लगता है कि रियल एस्टेट एंड ऑल इन सब चीज़ों के गोल्ड, उसने भी अपने गोल्ड इज़ वन थिंग दैट हैज़ नेवर टेकन अ हिट टू बी ऑनेस्ट इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे. तो पलक मेरा मतलब आपसे एक जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन था, बिकॉज इन्वेस्टमेंट आप बता चुके हैं कि बड़ी सोच समझ के करने की ज़रूरत है. म्यूचुअल फंड जिसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है सरकार, या फिर सरकार नहीं कहूँगा, बड़े बड़े प्राइवेट ब्रांड प्रमोट करते हैं, है ना. सरकार तो बल्कि हमें इस चीज़ के बारे में बताती है कि ध्यान से इन्वेस्टमेंट करो, तो वहाँ भी हमें इस बार ध्यान रखने की ज़रूरत है. क्विकली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कुछ ऐसे टिप्स जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगी, अपने ऑडियंस को देना चाहेंगी कि किस तरह से इस साल को चलना चाहिए, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को ध्यान में देखते हुए कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या शॉपिंग करनी चाहिए, कैसे कैसे ये साल रहने वाला है उनके लिए. इन्वेस्टमेंट में अगर मैं मेजरली कहूँगी बैंकिंग सेक्टर में, बिकॉज माई सेक्टर इज़ बैंकिंग, HDFC SBI के शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए. ओके, दे आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर सूनर. बाकी चीज़ों के फिर भी डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं. और अगर कंज्यूमर गुड्स में मैं कहूँगी तो जैसे गोल्ड में मैं एक टाइम पे लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया है, आने वाले टाइम के लिए सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिए जी. वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज सिल्वर विल ऑल्सो एक्सपैंड एक्सपोटेंशियली. एंड अगर उसके अलावा गुड्स में जाएंगे हम, लाइक स्मॉलर गुड्स एंड एवरीथिंग, सो मैं ये कहूँगी कि फ़ोन्स एंड ऑल पे कम स्पेंड कीजिए. इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है. तो गाइज़ ये थी पलक देव जिन्होंने हमें बताया कि फाइनेंशियल ईयर कैसा रहने वाला है हमारे लिए, क्या इसकी हाईलाइट है, किस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरह से हमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को प्लान करना चाहिए. मुझे लगता है कि आपको बहुत हेल्प मिली होगी इस पॉडकास्ट से और आपने इस जानकारी का लाभ उठाया होगा. कोई भी आपका क्वेश्चन है या कोई भी आपके जानकारी या कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आप पलक से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं ये सारी चीज़ें. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पलक को कि अगर कोई भी क्वेरी आती है तो प्लीज़ आप उसका आंसर ज़रूर कीजिए. बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं हर कमेंट का जवाब दे सकूं, स्पेशली रिलेटिंग टू एजुकेशन पर्पसेस. इफ़ पीपल वांट टू नो समथिंग आई डेफिनेटली वांट टू. और पलक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आने वाले कुछ और एपिसोड में हमें ज्वाइन ज़रूर करें. थैंक यू सो मच रजनीश. थैंक यू सो मच पलक, जो आपने इतना कीमती समय हमें दिया, इतनी अच्छी डिस्कशन की आज यहाँ पे. सच में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आज का निकला है. थैंक यू सो मच पलक. थैंक यू रजनीश, एंड इट वाज वेरी नाइस जॉइनिंग यू हियर.